वेलकम दोस्तों। बिफोर आई बिगिन मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ काफ़ी लंबा डिले आ गया, बट बिकॉज ऑफ सम प्रोफेशनल कमिटमेंट्स मैं थोड़ा फोकस नहीं कर पाया कंप्लीशन ऑफ दिस एक्ट। और मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि आप प्लीज़ एक बार इसको कंप्लीट करें। तो एक स्मॉल रिकैप ले लेते हैं। अभी तक हमने लास्ट जो हमारी पिछली 3 वीडियोज़ रही हैं उनमें हमने ऑलमोस्ट आधा कवर कर चुके हैं ये एक्ट। तो जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो सेक्शन 11 तक हम कंप्लेंट सॉरी चैप्टर 4 विच इज़ कंप्लेंट के सेक्शन 11 इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट तक हम ख़त्म कर चुके हैं। प्लस फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी उसकी या कुछ भी ऐसा इम्प्लीकेशन जो कि आपको डे टू डे लाइफ में आता है, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। तो आप उन क्वेरीज़ के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं और पर्सनली वो चीज़ें पूछ सकते हैं इन केस आपको लगता है कि कोई चीज़ हमसे छूट गई है या मैं आपको बेटर तरीके से नहीं समझा पाया। क्योंकि मेरा वीडियोस बनाने का ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू शो माई इंटेलिजेंस, बट अ स्टाइल ऑफ शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट आपको भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो। तो अगर हम स्टार्ट करें तो अभी हम देख लेते हमने करा कि हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, कुछ हमने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी पढ़ा, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी पढ़ा, कंप्लेंट के रिगार्डिंग कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े जिसमें कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट किन केसेस में होगी, कैसे होगी, कंसिलेशंस कैसे होंगी, इंक्वायरी एक्सेट्रा कैसे होगी, उसमें कहाँ एग्जाम्पशन है कहाँ नहीं है, कब हमें आईसी बनानी है या नहीं बनानी। आप एक बार पिछली वीडियोस गो थ्रू कर लीजिए। इन केस कुछ इशू रहता है तो जैसा कि मैंने पहले बोला, मैं नंबर ड्रॉप करूँगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 से डायरेक्टली, विच इज़ सेक्शन 12, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। तो अगर हम चैप्टर 4 पे, चैप्टर 5, चैप्टर 3 आ गया, चैप्टर 4 आ गया, हियर कम्स चैप्टर 5। देखिए, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। अभी तक हमने पढ़ा है कि कैसे अग्रीव वुमेन जो रहती हैं वो कब कंप्लेंट करती हैं, क्या टाइमलाइंस रहती हैं उसकी, इन केस वो मिस करती हैं टाइमलाइंस तो क्या कोई एग्जेम्पशन है, किन केसेस में एग्जेम्पशन है, एक्सेट्रा। अब बात आती है कि मान लीजिए वो कंप्लेंट एक्सेप्ट हो जाती है, इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, तो एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी के बारे में ये बात करेगा। तो फर्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट मेड बाय द अग्रीव्ड वुमन। अच्छा, प्लस मैं आपको जैसे हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, बिकॉज दिस हैज़ बीन माय प्रोफाइल सो फार, तो अभी जहाँ पे मुझे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगे तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो डियर, आप हमेशा ये याद रखिए कि पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट, इट मीन्स कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी अग्रीड से, वो इन राइटिंग होगी। तो क्या बोलता है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट मेड बाय द अग्रीव्ड वुमन, द आईसी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी मे रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर। अब देखिए, इंटरनल कमेटी कहाँ बनती है आपको मैंने बता दिया, और लोकल कमेटी कहाँ बनती है मैंने आपको बता दिया। कुछ केसेस में भले ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कमेटी हो, उसके बावजूद भी कंप्लेंट्स जाती हैं लोकल कमेटी में। लोकल कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर स्टेट लेवल पे और हर तालुका, बहुत लोअर लेवल पे एक ऑफिसर अपॉइंटेड होता है जो कि एक जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन होती है, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में आप फॉल करते हैं, और उसी के पास आपको कंप्लेंट्स भेजनी पड़ती है। तो लोकल कमेटी, नो मैटर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का टोटल स्ट्रेंथ 10 से कम है, तो वहाँ पे एक ऑप्शनल है उनके पास कि वो चाहें तो आईसी नहीं बनाते, और या फिर अगर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही कंप्लेंट है, उस केस में भी कंप्लेंट जो जाती हैं लोकल कमेटी में जाती है। तो अग्रीव अगर रिक्वेस्ट करे इन राइटिंग, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए, रिकमेंड, रिकमेंड मीन्स आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, आईसी एम्प्लॉयर को फोर्स नहीं कर सकती, हाँ बस रिकमेंड कर सकती है, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द अग्रीव्ड वुमन। किन किन चीज़ों की रिक्वेस्ट कर सकती है, टू ट्रांसफर द अग्रीव्ड वुमन और द रिस्पॉन्डेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस। अग्रीव चाहे तो खुद, या जो रिस्पॉन्डेंट है यानी कि जिनके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट करी है, यानी कि अग्रीव्ड वुमन ने कंप्लेंट करी है उनके लिए, और
ग्रांट लीव टू द अग्रीव्ड वुमन अप टू अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि आपको लॉ ये रिकमेंड करने की परमिशन अथॉरिटी देता है जिसमें आप अग्रीड वुमन के लिए 3 महीने का लीव रिकमेंड कर सकते हैं, किसको, एम्प्लॉयर को, और ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द अग्रीड वुमन अब एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये बड़ा ओपन ब्रैकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बट वो देखा जाएगा कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में है कि नहीं एम्प्लॉयर, और उसमें और एम्प्लॉयर का कंसेंट है कि नहीं है। बट एनीवेज, तो यानी कि अगर आप एज एन अग्रीड रिक्वेस्ट करते हैं इन राइटिंग, तो आप चाहें तो खुद का या रिस्पोंडेंट का ट्रांसफ़र या फिर लीव का भी एप्लीकेशन आप दे सकते हो। सबसेक्शन, तो इसमें मेन चीज़ जो है कि अगर ऐसी कोई भी एक्शन के लिए रिक्वेस्ट आती है तो वो दैट हैज़ टू बी इन राइटिंग इन एनी केस, तो आप ओरल रिक्वेस्ट नहीं ले सकते हो। सेकेंड, द लीव granted to the agreed woman under this section shall be in addition to the leave she would be otherwise entitled। तो अगर आप पॉइंट बी ऑफ सबसेक्शन 1 के हिसाब से अगर आप लीव देते हो, तो ये लीव्स इन एडिशन टू द लीव्स होगी जो कि आपके पास ऑलरेडी इंटाइटलमेंट के थ्रू आपके पास पड़ी हुई है, तो आप अदर लीव्स में इसको ऐड नहीं कर सकते हो, यानी कि एक सेपरेट लीव रहेगी। सबसेक्शन 3 बोलते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आईसी और द एलसी एज द केस मे बी अंडर सबसेक्शन 1, the employer shall implement the recommendation made under subsection 1 and send the report of such implementation to the IC or the local committee। देखिए, आपको कई बार लगेगा बड़ा कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी होती है, उसमें अगर आईसी है तो वो आईसी पहले एम्प्लॉयर को बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिकमेंड करेगा, फिर एम्प्लॉयर डिसीजन लेगा, और उसके बाद अगर वो डिसीजन लेगा तो एम्प्लॉयर रिप्लाई बैक करेगा टू दी आईसी कि भैया ऐसा ऐसा मैंने ये डिसीजन ले लिया एज पर योर रिकमेंडेशन। तो ऐसा कहाँ होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। प्रैक्टिकली ऐसा सोचने में टफ लग सकता है उन केसेस में जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा है, बट बहुत बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही है, जिसके इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट या हर बड़े स्टेट में एक और कह सकते हैं स्टेट में भी कई सब लेवल्स पे बहुत अच्छे वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, उस केसेस में ये एक बहुत क्रिटिकल रोल हो जाता है। वहाँ पर आईसी अपने आप में एक अच्छी खासी अथॉरिटी रखती है, नॉट लाइक कि 150 लोगों की एम्प्लॉयज़ की छोटी सी कंपनी। वहाँ पे आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोटोकॉल्स बहुत इजी होते हैं समझने, और प्रैक्टिकली ज़रूरत भी होती है। अदरवाइज़ छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप अगर अग्रीड रिक्वेस्ट भेजता है राइटिंग में होगी, उसमें आप मेजरली उसने 2 बातें करी हैं, एक ट्रांसफ़र का, एक उसने लीव्स का। ट्रांसफ़र या वो खुद का भी करवा सकते हैं, रिस्पोंडेंट का भी करा सकते हैं, या लीव वो खुद का अप टू अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लीव जो होगी इन एडिशन टू द लीव होगी विच शी इज़ अदरवाइज इंटाइटल्ड टू। उसके बाद आप ऑन द बेसिस ऑफ एज एन एम्प्लॉयर आप जो रिकमेंडेशंस पर डिसीजन लेते हो, उसकी आपको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, किसको, इंटरनल कमेटी को, कि जी आपकी ये रिकमेंडेशंस थी, इसमें से हमने ये एक्सेप्ट किया, ये नहीं किया है, और अगर कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा है तो हमने ये करा है, उसमें से हमने इतना करा है, उसमें से हमने इतना नहीं करा। तो एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी आप ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट। सेक्शन 12 हमें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी हमें कुछ एक्शंस लेने के बारे में गाइड करता है। इट फर्दर सेज इंक्वायरी रिपोर्ट on the completion of an inquiry under this act, the IC or the LC, as the case may be, shall provide a report of its finding to the employer or as the case may be to the district officer within a period of 10 days from the date of completion of the inquiry, and such report be made available to the concerned parties। मीन्स कि कंप्लीशन जब आपका हो जाएगा इंक्वायरी का, तो आईसी क्या करेगा, और या एलसी जो भी कह ले, अब हम आईसी को लेकर ही डिस्कस करेंगे, बार बार आईसी एलसी में थोड़ा
टाइम टेकिंग रहता है, तो हम आईसी की बात करके चलते हैं। तो आईसी क्या करेगा, एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, किस चीज़ की, फाइंडिंग्स की। फाइंडिंग्स किस चीज़ की, इंक्वायरी की, किसको, एम्प्लॉयर को। तो कंप्लेंट आई आईसी के पास, आईसी इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा, और अगर एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट है मान लीजिए, तो फिर तो आप आईसी का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है एम्प्लॉयर के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट होती है तो सीधा लोकल कमेटी पे जाती है, तो वहाँ पे तो आप इंक्वायरी ऑफिसर भी लोकल कमेटी के होंगे। बट अगर आप आईसी में इंक्वायरी चल रही है, तो आईसी क्या करेगा, एक रिपोर्ट बना के और एम्प्लॉयर को सबमिट कर देगा। कितने दिनों में, ये आपको ध्यान रखना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन की टाइमलाइंस भी हमने देखी हुई है, तो कंप्लीशन की टाइमलाइंस के अंदर आपको कंप्लीट करना है, प्लस ख़त्म होने के विद इन 10 डेज आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है इंक्वायरी की। साथ ही साथ कंसर्न पार्टीज को भी, यानी कि अग्रीव्ड और रिस्पोंडेंट को भी आपने ये रिपोर्ट अपनी फाइंडिंग्स की भेजनी है। वेयर the internal committee or the local committee, as the case may be, arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has not been proved, it shall recommend to the employer and the district officer that no action is required to be taken in the matter. देखिए, अगर आपने इंक्वायरी सेटअप करी, उसके बाद यू केम टू नो कि ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि फॉल्स है कंप्लेंट, बट इन केस आप उसको, यू आर नॉट एबल टू प्रूव दैट एलिगेशंस, तो ऐसा नहीं है कि वुमेन के अगेंस्ट कोई एक्शन हो जाएगा अनटिल अनलेस इट इज़ प्रूव दैट द कंप्लेंट इज़, यू नो, आपने मैनिपुलेट करा, या वो झूठी कंप्लेंट है, या आप किसी को फंसाने के लिए ऐसी फेक कंप्लेंट्स कर रहे हो। उन सच केसेस को छोड़कर अगर नॉर्मल है, बट यू आर नॉट एबल टू प्रूव योर पॉइंट बिकॉज ऑफ सम कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उस केस में अगर वो एक इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं दैट रिस्पोंडेंट हैज़ नॉट, द कंप्लेंट एलिगेशंस हैज़ नॉट बीन प्रूव, तो वो एम्प्लॉयर को रिकमेंड करेगा कि भैया ऐसा है, एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नो एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन द मैटर। Where the IC as a case may be arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, लेकिन अगर प्रूव हो जाते हैं, it shall recommend to the employer or the district officer as the case may be। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी आपके अग्रीड के द्वारा लगाए गए एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं, इन दैट केस वो रिकमेंडेशंस भेज सकता है किसको, एम्प्लॉयर को। तो आईसी किसको रिकमेंडेशन भेजेगी, एम्प्लॉयर को, बिकॉज अथॉरिटी किसके पास है टू टेक डिसीजंस, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर के पास है। क्या रिकमेंडेशंस दे सकता है, टू टेक एक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एज अ मिसकंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता सर्विस रूल्स क्या होते हैं। सर्विस रूल्स होता है कंपनी की काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ लो, कि अगर आपके सर्विस के क्या रूल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी, व्हाट आर योर डूज एंड व्हाट आर योर डोंट्स। आपको अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या माना जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या माना जाएगा, एक्सेट्रा। लाइक कुछ कंपनीज में पॉलिसीज होती हैं दैट यू आर नॉट अलाउड टू टेक गिफ्ट्स फ्रॉम योर वेंडर, राइट। अब एक पॉलिसी हो गई, ये उनका सर्विस उनका पार्ट बन गया, विच वॉज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, प्रॉपर उसको साइन ऑफ किया गया। अब दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, काइंड ऑफ आपका रूल्स एंड रेगुलेशन का दैट बिकम्स पार्ट। तो अगर, बिकॉज नाउ इट इज़ मैंडेटरी, एंड बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट को अपना पार्ट ऑफ मिसकंडक्ट बना के चलती हैं अपनी सर्विस रूल्स में। तो एक्शन लेने को बोल सकता है इंटरनल कमेटी अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल, जो भी उसके सर्विस रूल्स में बात कही गई है अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट मिसकंडक्ट, ठीक है। और वेयर नो सच सर्विस रूल्स हैव बीन मेड, तो फिर जैसा भी इनको ठीक लगे उसके हिसाब से वो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो इससे हमें एक सोच आती है, एक हमारा इनपुट आता है। इनपुट ये आता है कि ऑलवेज एज अ कंसल्टेंट ऑलवेज गाइड योर क्लाइंट टू हैव देयर सर्विस रूल्स। तो जब भी आप उसको बोलते हैं, एचआर के अगर आप डिपार्टमेंट में जाके बात करेंगे तो शो मी योर सर्विस रूल बुक, एक हैंड बुक होता है, उसमें सब कुछ रहता है। इन केस उनके पास नहीं है तो यू कैन रिकमेंड देम कि बेटर टू हैव इट, बिकॉज वो चीज़ें जब अप्रूव होती हैं प्रॉपर अथॉरिटी के साथ, देन वो आप बाइंड हो जाते हो। अदरवाइज किसी के लिए आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, किसी के लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं, वो बायसनेस आ सकती है। बट
अगर आपके पास प्रॉपर सर्विस रूल्स हैं तो उस केस में डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। तो या तो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन, या फिर आप जैसे भी आपको ठीक लगे ऐसा कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। सेकेंड, टू डिडक्ट notwithstanding anything in the service rules applicable to the respondent from the salary or wages of the respondent such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to her legal heirs as it may determine in accordance with the provisions of section 15। अभी हम सेक्शन 15 आगे पढ़ेंगे, बट आप इतना मान के चलिए कि सैलरी डिडक्शन भी हो सकती है रिस्पोंडेंट के ऑन द बेसिस ऑफ आईसीज रिकमेंडेशन टू द एम्प्लॉयर। कौन सा सेक्शन बोलता है ये बोलता है आपका सेक्शन 13। हमने 12th में क्या पढ़ा था? एक्शन ड्यूरिंग द इंक्वायरी। फिर हमने इंक्वायरी के बीच की बात चल रही थी, फिर इंक्वायरी हो गई। इंक्वायरी का हमने देखा कि विद इन 10 डेज आ जाना चाहिए हमारे पास रिपोर्ट, सारी पार्टीज़ को इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर को भी फॉरवर्ड होती है वो रिपोर्ट। उसके बाद आपने देखा कि उसके बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशन देता है। अगर तो प्रूव हो पाया एलिगेशंस तो बात अलग होती है, बट अगर प्रूव नहीं हो पाया तो वो नो एक्शन की भी रिकमेंडेशन करता है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऐसी देखी हैं जहाँ पर इवन दो कंप्लेंट प्रूव नहीं हो पाया, स्टिल द रिस्पोंडेंट वाज फायर्ड। तो आपको थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन रहता है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इवन दो यू आर नॉट, ठीक है लीगल एक्शंस रहते हैं उसके पास, बट नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं इन चीज। और देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज रहते हैं उनका इन एंड आउट सबको पता होता है। तो कंपनी भी बहुत कुछ सोच समझ के डिसीजन लेती है। अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है या आपका बिहेवियर लोगों के साथ वैसे रहता है तो सबको पता होता है। बट प्रूव नहीं हुआ तो अलग चीज़, बट इन केस आपका एलिगेशंस प्रूव हो जाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन लेने की रिकमेंडेशन दे सकते हो, आप डिडक्शन की रिकमेंडेशन दे सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। अभी हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे। बट प्रोवाइडेड दैट इन केस द एम्प्लॉयर is unable to make such deduction from the salary of the respondent due to his being absent from duty or cessation of employment, it may direct to the respondent to pay such sum to the aggrieved woman। देखिए डिडक्शन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि आप उसको काटें और काट कर अपने उसको सैलरी कम दें। कंपनी का कहीं भी एक्ट ये नहीं बोलता कि कंपनी डिडक्ट करके अपने पास रख ले। कंपनी का मतलब क्या है कि एक मेंटल जो ट्रॉमा हुआ है उसके लिए अग्रीव को सम कॉम्पनसेशन शुड बी पेड विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स सैलरी। तो इन केस वो अग्री करता है तो आप काट लेते हो, बट इन केस क्या होता है कि अ, आप काटोगे कैसे? क्योंकि वो जिस पीरियड में आपने इंक्वायरी करी है, जो आपका डिडक्शन का पीरियड है, उस डिडक्शन के पीरियड के लिए सैलरी ही नहीं क्रिएट हुई। रीज़न क्योंकि वो एब्सेंट था या उसका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुका था। उस केस में क्या होता है कि वो रिस्पोंडेंट को बोल सकते हैं कि आप पे करो सच सम टू द एग्रीड वुमन। तो आप, क्योंकि क्या होता है देखिए कुछ अलाउड डिडक्शंस भी रहती हैं लेबर लॉज में भी, कुछ एक्ट्स में ये डिफाइंड है कि क्या एलिजिबल डिडक्शंस हैं। तो मिसकंडक्ट के लिए जो डिडक्शंस हैं दोज आर अलाउड। तो इस एक्ट में भी पावर है कि आप डिडक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो आप अग्रीव को कॉम्पनसेट करना चाहते हो, अगर वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है तो उसकी सैलरी में से कट कर लीजिए। इन केस एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप इतना पे अग्रीव को पे करिए। Provided further that in case the respondent fails to pay the sum referred to in clause 2, the internal committee or as a case may be may forward the recovery order of or recovery of the sum as an area of land revenue to the district concerned district officer। तो आप उसको रिकवरी के लिए कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास भी भेज सकते हो। तो ये तो नॉर्मली बहुत क्रिटिकल केस हो जाता है कि रिस्पोंडेंट मना कर देता है, मैं नहीं देता, तो उस केस में यू हैव द पावर कि आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास फॉर द रिकवरी। इट फर्दर सेज द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन 60 days ऑफ इट्स रिसीट बाय हिम। देखिए उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पे भी प्रेशर है कि विद इन 60 days
उसको वो रिकवरी करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो व्हेन गवर्नमेंट अथॉरिटी कम्स इनटू द पिक्चर, तो रोल थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, कैसे वो प्ले कर रहा है रिस्पोंडेंट। तो उस केस में लोकल कमेटी रिकमेंड करता है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास पावर होती है टू रिकवर इट विद इन 50-60 डेज। क्लियर? तो हमने 12 ड्यूरिंग द पेंडेंसी, 13 हमने इंक्वायरी रिपोर्ट, और फिर हमने 14 पढ़ा पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट्स एंड फॉल्स एविडेंसेस। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि वो प्रूव कर पाए तो क्या एक्शंस होते हैं, प्रूव कर पा सकते हैं। अगर प्रूव करती है एग्रीड वुमेन तो क्या हो सकता है कि वो कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, वो रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक्शन लिया जाता है। उसमें डिडक्शन ऑफ सम्स भी इंक्लूड है, बट इन केस अगर वो नहीं अवेलेबल, उस केस में आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया पे करने के लिए वो रेडी नहीं होता, तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिकमेंड कर सकते हो फॉरवर्ड करते हो आप रिकवरी के लिए, और जिसको 60 डेज में रिकवरी करना होता है। ये हमने पढ़ लिया एक्शन इन केस ऑफ कंप्लेंट इज प्रूव्ड। बट कंप्लेंट प्रूव नहीं होती तो हम एम्प्लॉयर को बताते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें रिपोर्ट शेयर करना होता है। अच्छा, फर्दर अब हमने बात करी कि कंप्लेंट प्रूव नहीं हो पाई, रीज़न क्योंकि जी वो एक फॉल्स कंप्लेंट थी, वो जानबूझकर उस एम्प्लॉय को फंसाना चाहते थे। उस केस में क्या होता है कि where the internal committee or the local committee, as a case may be, arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious, or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false, or the aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer or the district office, as the case may be, to take action against the woman or the person who has made the complaint under subsection 1, subsection 2 of section 9, as the case may be, in accordance with the provisions of the service rules applicable to her or him, or where no such service rules exist, in such manner as may be prescribed। तो सिंपल सी बात है, आप अगर झूठी कंप्लेंट के बेसिस में फंसते हो तो ठीक है, आप पे सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें आप अगर अपने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स करें या आप झूठी कंप्लेंट कर रहे हो, और फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। It says that provided that mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof need not attract action against the complainant। अब बात हो जाती है कि जी हमने कंप्लेंट कर दिया बट वी वर नॉट एबल टू प्रूव इट। सो वो यहाँ पे यही आपको इन एडिशन समझा रहा है कि मेयर इनएबिलिटी टू सब्सटैंशिएट ए कंप्लेंट, कि अगर आप एक कंप्लेंट को सब्सटैंशिएट नहीं कर पाए और उसमें अगर आप फेल हो जाते हो या फिर आप एडिक्वेट प्रूफ नहीं दे पाते हो, जैसे मान लीजिए आपने कंप्लेंट बताया जी कि मुझे कल रात को इन्होंने लिफ्ट दिया और व्हेन वी वर ऑन द वे टू आवर क्लाइंट ऑफिस, या ऐसा मान लेते एग्जांपल ले लेते कि आप एक रिस्पोंडेंट और अग्रीव किसी क्लाइंट मीटिंग पे जा रहे थे, और ऑन द वे ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिसके लिए अग्रीव ने कंप्लेंट फाइल किया। बट अगर वो बोलते हैं कि ठीक है आप रियली में उनके साथ गए भी थे कि नहीं, तो और उसको वो प्रूव नहीं कर पाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि उनके साथ वो इंसिडेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो ऐसे इंसिडेंट्स का बताना चाह रहा है कि कंप्लेंट है बट यूर या तो एडिक्वेट नहीं थे प्रूफ्स, या फिर आपकी इनेबिलिटी थी कि आप कंप्लेंट को सब्सटेंशिएट कर पाओ। ऐसा जब सिचुएशन में आप होते हो तो इससे आपका इन सिचुएशन में आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं हो सकता। एक्शन तभी होगा जब ये भी प्रूव हो जाए कि आपने फॉल्स कंप्लेंट या जानबूझकर झूठी कंप्लेंट या फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स या फॉर्ज्ड इंफॉर्मेशन शेयर करी है। तो आपकी फॉर्जरी भी शो होनी चाहिए, तभी आपके अगेंस्ट अग्रीव के अगेंस्ट मिसकंडक्ट का चार्ज लग सकता है। बट सिर्फ आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो उस कारण आप पे मिसकंडक्ट का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि देन इन दैट केस आईसी को प्रूव करना पड़ेगा कि ठीक है ये मैं मिसकंडक्ट का चार्ज किस बेसिस पे लगाऊंगा, बिकॉज अगेन दैट कैन बी क्वेश्चन। अगर आप एज एन अग्रीव मैं उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, और एज एन अग्रीव मैंने बोला कि नहीं आई एम सॉरी बट मेरे पास वो प्राइवेट कैब था, मेरे पास उसका बिल नहीं है, तो मैंने ओला उबर नहीं किया था, अदरवाइज आई वुड हैव दैट रिसीट विद मी और मैं आपको पे करता, बट क्योंकि नहीं है तो आई एम नॉट एबल टू प्रूव इट आउट। सो आईसी ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं नहीं ये तो झूठी कंप्लेंट है, ठीक है, क्योंकि उस केस में मैं सही बोल रहा हूँ नहीं गलत, या मैंने गलत बोला है, फिर आईसी को प्रूव करना पड़ेगा। तो
अग्रीड को डरना नहीं है इस चीज़ को लेकर कि मैं प्रूव नहीं कर पाया तो मेरे अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, फिर आईसी को भी प्रूव करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द malicious इंटेंट on part of the complainant shall be established after an inquiry in accordance with the procedure prescribed before any action is recommended. Obviously इंक्वायरी तो होगी सब और सब कुछ पता लगेगा तभी एज पर द प्रोसीजर्स ओनली देन आप ये रिकमेंड कर सकते हो कि malicious कंप्लेंट थी या नहीं। Subsection 2 says that where the IC, as the case may be, arrives at a conclusion that during the inquiry any witness has given false evidence or produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer of the witness or the district officer, as the case may be, to take action in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said witness or where no such service rules exist in such manner as may be prescribed. अब एक केस ले लेते हैं कि इसी केस में वो कहते हैं कि हम कैब में गए थे, हमारे पास बिल्स भी है, वी वर एबल टू प्रूव इट आउट, अग्रीड वुमन, बट वो बोलते हैं कि एक शेयरिंग कैब था उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और एम्प्लॉय भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे और उनके सामने ही इंसिडेंट हुआ है एंड अग्रीड उनको एज ए विटनेस प्रेजेंट करती हैं बिफोर आईसी, आईसी के सामने उनको एज ए विटनेस शो करती है एंड विटनेस एविडेंस दे देता है। बट अगर ड्यूरिंग इंक्वायरी ये पता लगता है कि जो विटनेस था वो भी गलत था, झूठा था, उस केस में आईसी जो है वो रिकमेंड कर सकती है किसको, एम्प्लॉयर ऑफ द विटनेस, जो भी XYZ एज ए विटनेस आया था केस के बीच में, उसके एम्प्लॉयर को भी बोल सकता है कि भैया आप अपने सर्विस रूल्स के अगेंस्ट आप इस पर एक्शन लीजिए बिकॉज ये एज ए फॉल्स विटनेस मेरे आगे प्रेजेंट हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पॉश कंप्लेंट, तो वहाँ पर भी उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। तो ऐसा रिकमेंडेशन भी आईसी कर सकता है। नॉर्मली ये चीज़ें लोगों को नहीं पता कि विटनेस अंदर का ही होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा, विटनेस कोई भी हो सकता है अगर वो जेन्युइन कंडीशंस हैं। अगर आप फेक लाते हैं तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है एज पर देयर सर्विस रूल्स। Section 15 says determination of compensation for the purpose of determining the sums to be paid to the aggrieved woman। अभी हमने ऊपर से कुछ आपको एक सेक्शन पढ़ाया था मैंने अभी, ये देखिए, टू डिडक्ट एनीथिंग एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 के हिसाब से हम कुछ भी डिडक्ट कर सकते हैं और फिर हम उसको बोलते हैं कि आप अगर तो वो है तो हम सैलरी से डिडक्ट करते हैं, अगर वो उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं है अभी हमारे साथ, हम उनको बोल सकते हैं कि आप जमा कराइए। इनकेस वो जमा नहीं कराते फिर हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोलते हैं कि इसने जमा नहीं कराया, आप रिकवरी करिए, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को विदिन 60 डेज रिकवरी करनी होती है। तो हमने यहाँ पे सेक्शन 15 का रेफरेंस लिया था। तो अगर आप सेक्शन 15 में जाएंगे, यहाँ पे बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द सम्स टू बी पेड, जो डिडक्शन की ऊपर बात हुई थी 13 सेक्शन में, agreed woman under subclause 2 of subsection 3 of section 13, the IC or the local committee as the case may be shall have regard to the mental trauma। किन बेसिस पे आप डिटेक्ट कर सकते हो हमने डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। द मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग, इमोशनल डिस्ट्रेस caused to the aggrieved women, loss in the career opportunity due to incident of the sexual harassment, medical expenses incurred by the victim for physical psychiatric। देखिए कुछ भी हो सकता है, वो आपको चाहे वो मेंटल ट्रॉमा है, चाहे वो आपको फिजिकल हार्म है, चाहे आपको फाइनेंशियल हार्म है, या आपको आपका स्टेटस में कुछ फॉल हुआ है, फिजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट लमसम, तो उन सब कुछ आपको बेस तो देना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसे डिडक्शन की बात कर रहे हो, वो सब आपको। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो फिजिबल है जो अमाउंट आप बोल रहे हो, इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। मान लीजिए आपने इतना मोटा अमाउंट बोल दिया कि वो लमसम करके नहीं दे सकता, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट, तो आपको फिजिबिलिटी भी चेक करनी है। बट एनीवेज जो क्रक्स है वो ये है कि आपको ये रिस्पेक्टिव सिचुएशंस होंगी जिसके लिए आप डिडक्शंस की डिमांड कर सकते हो। सेक्शन 16 से द प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। देखिए ड्यूरिंग इंक्वायरी या आफ्टर इंक्वायरी या जब भी वो फैक्ट या वो जो कंप्लेंट है वो प्रूव हो जाए, चाहे वो कंप्लेंट नहीं प्रूव हो,
कुछ भी हो, मतलब किसी भी तरह से आप नॉन फैक्ट्स ऑफ द केस आप पब्लिक, देखिए सेक्शन 60 यहाँ से देखिए क्या बोलता है, एनीथिंग कंटेन्ड इन द राइट to Information Act 2005, the contents of the complaint made under Section 9, the identity and address of the aggrieved woman, respondent and witness, any information relating to conciliation and inquiry proceedings. आप इस एक्ट के प्रोविजंस के रिगार्डिंग के को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन आप पब्लिसाइज नहीं कर सकते हो. रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज अ केस में भी, एंड द एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर और द क्या एक्शन लिया आपने, shall not be published, communicated or made known to the public, press and media in any manner. तो आप उसको उसकी पब्लिकेशंस नहीं कर सकते हो कोई भी फैक्ट ऑफ द केस. तो सिंपल सा आप याद रखें, जब आप एक थंब रूल बना के चलेंगे कि नॉट इवन ए सिंगल फैक्ट ऑफ द केस विल बी रिलीज्ड और पब्लिश्ड, तो आप सेफ रहेंगे. बट अगर आप एक्सेप्शंस रख के चलेंगे तो उस केस में आप फंस सकते हैं. तो बेटर है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक थंब रूल बनाना पड़ेगा या चाहिए कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट इंफॉर्मेशन मे बी डिसेमिनेटेड रिगार्डिंग द जस्टिस सिक्योर टू एनी विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर दिस एक्ट विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम और पर्टिकुलर. ये तो एक अलग चीज़ होगी. एनीवेज, फिर सेक्शन 17 बोलता है कि पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन, और अगर आप ऐसा करते हो जिस चीज़ के लिए आपको ऊपर अभी सेक्शन 16 में मना किया गया है, where any person interested with the duty to handle or deal with the complaint, inquiry or any recommendations or action to be taken under the provision of the act contravenes the provision of section 16, he shall be liable for penalty in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said person or where no such service rules exist in such manner as may be prescribed. देखिए, या तो आप लॉ से गवर्न होते हैं या आप कंपनी के सर्विस रूल से. अगर आप मान लीजिए से फॉर एन एग्जाम्पल अग्रीव्ड को फिजिकली हार्म करते हैं, ठीक है, दो इट वाज अ कंप्लेंट अंडर सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पॉश जिसको हम बोलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप पॉश में ही उस कंप्लेंट को सेटल कर सकते हैं. अगर वो ऐसा ऑफेंस है कि अदर एज ए क्रिमिनल ऑफेंस आप उसको सिर्फ पॉश में डील करके ख़त्म नहीं कर सकते, बट आपका उसका प्रॉपर टेक नोट होना चाहिए एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री. तो आपको इसलिए वो बोलता है कि इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो पेनल्टी, अगर आप कुछ भी ऐसा पब्लिश करते हो जो कि नॉट अलाउड और आप फिर भी पब्लिश करते हो, उस केस में अगर तो सर्विस रूल्स हैं तो सर्विस रूल्स के अगेंस्ट, सर्विस रूल्स नहीं है तो जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो आप पे होगा. इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप पॉश में बचते नहीं हो कि आप पे बाकी लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, बाकी भी उतने ही एप्लीकेबल होंगे. इट डज नॉट, आपको पॉश ये राइट नहीं देता कि आप किसी को फिजिकल हार्म कर दो अंडर, फिर आपको तो अच्छा ठीक है आप मेरे अगेंस्ट अग्रीव ने कंप्लेंट किया तो आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए. वो तो होगा ही एक्शन, बट अदर लॉज के अंडर भी आप पे एक्शन होगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा. बिकॉज कोई आपका सिविल मैटर नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर बन जाता है. तो उसको भी डील करना पड़ेगा. जो सर्विस रूल्स के हिसाब से आप पे एक्शन होगा वो होगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आप जिस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हो वो सिस्टम आपके अगेंस्ट कैसे एक्शन प्लान करेगा वो वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है. बट आउटसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन आप पे और भी अगर लॉज एप्लीकेबल होते हैं, अगर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहती है या आप पे कोई कुछ और क्रिमिनल एलिगेशंस भी बनते हैं तो उस पर भी एक्शन होगा, वो आप बचोगे नहीं उससे. नेक्स्ट आता है अपील. एनी पर्सन अग्रीव्ड फ्रॉम द रिकमेंडेशंस मेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13, जो ऊपर हमने रिकमेंडेशंस की बात करी थी, ऑफ सेक्शन 14 और 17, और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच रिकमेंडेशन में प्रेफर एन अपील टू द कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स applicable to the said person or where no such service rule exists, then without prejudice to the provision contained in any other law for the time being in force, the person aggrieved may prefer an appeal in such manner as may be prescribed. तो आपको अगर चाहे वो अग्रीव्ड हैं चाहे वो देखिए, एनी पर्सन अग्रीव्ड फ्रॉम द रिकमेंडेशंस, एनी पर्सन अग्रीव्ड, यहाँ ये नहीं बोला कि अग्रीव्ड वुमन, एनी पर्सन अग्रीव्ड. तो एनी पर्सन में अग्रीव्ड वुमेन भी हो सकती हैं और रिस्पोंडेंट भी हो सकते हैं जिसके भी अगेंस्ट में रिकमेंडेशंस हैं. मान लीजिए कि
जो अग्रीव वुमेन है वॉज नॉट एबल टू प्रूव हर पॉइंट, या जो पॉइंट्स उन्होंने रखे वर नॉट taken into consideration, and the woman feels like, you know, she has been cheated, and she feels like to move forward. So in that case, and she was not happy with the decision what LC जो भी उनको बोलते हैं, तो what she can do, she has a right to move forward with an appeal. और अपील का टाइमलाइन क्या रहता है? अपील का टाइमलाइन रहता है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। विद इन 90 डेज आपको अपील करना है इन केस यू आर अग्रीव्ड विद द डिसीजन और रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी। तो फ्रेंड्स, अभी इस पार्ट 4 में हमने आज जो सेक्शंस पढ़े हैं, दोज वर एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, क्योंकि मैटर्स वर रिलेटेड विद द इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। तो इसमें हम ड्यूरिंग द इंक्वायरी, पोस्ट इंक्वायरी सारे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, और इंक्वायरी से क्या क्या चीज़ें निकल कर आ सकती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले उसने हमें बताया था कि एक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट हम कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं एम्प्लॉयर को, और आईसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे एम्प्लॉयर डिसीजन लेगा, और जो भी वो डिसीजन लेगा वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा सच इम्प्लीमेंटेशन टू दी आईसी। वो बताएगा उसको वापस एम्प्लॉयर कि मैंने आपकी ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट कर दी है। सेक्शन 12 ये बोलता है। सेक्शन 13 बोलता है इंक्वायरी रिपोर्ट। जब भी कंप्लीशन होती है इंक्वायरी की, ठीक है, तो वो रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग्स किसको सबमिट करेगा? टू द एम्प्लॉयर। कितने दिनों के अंदर? विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। तो आईसी इज बाउंड टू रिपोर्ट टू द एम्प्लॉयर विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज अलॉन्ग विद द रिपोर्ट जो भी उनका फाइंडिंग्स में आई है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी। तो इंक्वायरी रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। वेयर द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज अ केस में बी, अगर उसको ऐसा लगता है कि अग्रीव्ड वुमेन वाज नॉट एबल टू प्रूव हर पॉइंट, और जो एविडेंसेस प्रूव करे थे वो एडिक्वेट नहीं थे, तो उस केस में वो नो एक्शन के लिए रिकमेंड कर सकता है एम्प्लॉयर को। ठीक है जी। थर्ड बोलता है, बट अगर ऐसा होता है कि वो ऐसा कंक्लूजन पे अराइव करते हैं जहाँ पे उनको पता लगता है कि एलिगेशन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट हैज़ बीन प्रूव्ड, बट जहाँ पर एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं वहाँ पे भी वो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं एम्प्लॉयर को। रिकमेंडेशंस लाइक टू टेक एक्शन एज पर सर्विस रूल्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी, अगर नहीं है तो फिर जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाना चाहिए वो होगा। प्लस डिडक्शंस के लिए भी वो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अब डिडक्शन के लिए एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है उस केस में उसकी सैलरी में से डिडक्ट होगा, बट जिस केस में वो एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में उसको बोला जा सकता है कि आपको इतना पे करना है। अगर वो एक्सेप्ट करता है वेल एंड गुड, नहीं करता तो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फॉरवर्ड करना है रिकवरी के लिए, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विद इन 60 डेज उसको रिकवरी करना बनता है ऑन द बेसिस ऑफ योर आईसीज रिकमेंडेशन। क्लियर है? फिर वो बोलता है कि अगर प्रूव हुआ नहीं हुआ, बट अगर आपको ड्यूरिंग इंक्वायरी ये पता लगता है कि कंप्लेंट ही फॉल्स थी, झूठी गवाही थी, झूठे कंप्लेंट आपने आप सिर्फ उसको बदनाम करने के लिए, तो अगेन आप उसके अगेंस्ट भी एक्शन के लिए रिकमेंडेशंस दे सकते हो। बट इस क्लॉज को देखकर अग्रीव्ड को ये नहीं डरना चाहिए, या वुमेन्स को ये नहीं, जितने भी वुमेन जो सोचते हैं कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे और अगर हम नहीं प्रूव कर पाए तो हमारे अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इनएडिक्वेसी टू प्रूव योर पॉइंट डज नॉट मेक यू लाइबल फॉर द पनिशमेंट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रूव नहीं कर पाए अपना पॉइंट तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, आपका पॉइंट गलत है, फॉल्स है, तो आईसी अगर ये प्रूव कर पाया कि आपने फॉर्ज्ड एविडेंसेस शो करें, इन दैट केस आप पे एक्शन हो सकता है। बट आप प्रूव नहीं कर पाए तो आप पे एक्शन नहीं होगा। बट अगर आपको ड्यूरिंग द इंक्वायरी पनिशमेंट की अगर बात हो रही है, अगर आपको पता लगे जो विटनेसेस आपने प्रेजेंट करे थे बिफोर द आईसी वो ही झूठे निकले, जिन्होंने witnesses has given false evidences or produce any forged or misleading document, उस केस में आईसी रिकमेंड कर सकता है उस पर्टिकुलर विटनेस के एम्प्लॉयर को, अगर वो विटनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, किसी थर्ड
ऑर्गेनाइजेशन का है जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप एज एन आईसी उसके एम्प्लॉयर को भी रिकमेंड कर सकते हैं दैट इस आपके एम्प्लॉय ने हमारे यहाँ पे पहुँच के कंप्लेंट के अगेंस्ट एक फॉल्स एविडेंस या अपना विटनेस दिया है, तो अब उसके तो वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपने सर्विस रूल के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर विटनेस पे एक्शन ले। फिर हमने पढ़ा था कि किन बेसिस पे कौन से वो ग्राउंड्स हो सकते हैं जिस पे वो कॉम्पनसेशन के लिए, डिडक्शन के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है। हमने पढ़ा कि ये सारे पॉइंट्स हैं, मेंटल ट्रॉमा, करियर लॉस, फाइनेंशियल लॉस, मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, जिसके बेसिस पे वो जिसको ग्राउंड मानते हुए डिडक्शन की रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि उस सेक्शुअल मिसकंडक्ट के कारण एम्प्लॉय को का एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए भागा भागी में कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, और उसके लिए अगर उसका मेडिकल एक्सपेंसेस आए तो वो रिकवरी फिर बनती है किसके अगेंस्ट, रिस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट। तो ऐसा कुछ भी मैटर हो सकता है जिसमें, या बिकॉज ऑफ मेंटल ट्रॉमा वो इतने मेंटल ट्रॉमा में चले गए कि शी कुड नॉट अटेंड हर जॉब या शी लूजेज हर जॉब, उस केस में भी आप उसको रिकमेंड कर सकते हो फॉर द डिडक्शन। तो हमने सेक्शन 13 में पढ़ा था, सेक्शन 15 का रेफरेंस। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जिस पे आप रिकमेंडेशंस दे सकते हो। फर्दर हमने देखा था कि आप यू आर प्रोहिबिटेड, कि आप कोई भी नोन फैक्ट्स ऑफ द केस आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अगेंस्ट या तो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन होगा, नहीं तो जो भी एप्लीकेबल लॉज होंगे उसके अकॉर्डिंग आप पे एक्शन होगा। अगर आप करते हो तो क्या पेनल्टी होगी, पेनल्टी होगी फिर अगेन सर्विस रूल्स की बात आ जाती है कि सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग बात होगा, बट अगर सर्विस रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर देखा जाएगा कि क्या लॉ की एप्लीकेबिलिटी होती है, कौन से लॉ की एप्लीकेबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप पे एक्शन हो सकता है। आप अग्रीव्ड हो, चाहे अग्रीड वुमेन भी अग्रीड हो सकती है या फिर रिस्पोंडेंट भी अग्रीड हो सकता है। कहाँ, किन से, डिसीजन ऑफ द आईसी। अगर अग्रीड वुमेन को लगता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, या रिस्पोंडेंट को लगता है कि यार उससे थोड़ी ज़्यादती हो गई, उससे उसकी सुनी नहीं गई, कुछ भी ग्राउंड पे, जो भी पार्टी अनहैप्पी है वो अपील के लिए जा सकती है, बट अपील के लिए एक लिमिटेशन है विच इज़ विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो मुझे लगता है कि आई एम एबल टू मेक इट क्लियर, दो थोड़ा फास्ट पढ़ा था हमने, बट क्योंकि थोड़ा गैप है एंड मुझे कई मैसेजेस आए थे जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप थोड़ा इसको फास्ट लेवल पे कंप्लीट कराएं। तो एक बारी हमारा ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम विल ट्राई टू हैव अ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन, या फिर जैसा कि मैं नंबर डाल दूंगा उसके बेसिस पे भी आप मुझसे कोई अगर आपको क्वेरी रह जाती है तो आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा इसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।